हेलो एंड वेलकम बैक क्रिकेट विद त्रिकोटी। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का इकलौता होस्ट आकाश। तो जैसा कि तीसरा टेस्ट मैच बिटवीन इंग्लैंड वर्सेस इंडिया जो कि लॉर्ड्स में खेला जा रहा था लंदन से, वो खत्म हो चुका है। ये मैच इंग्लैंड ने जीता और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इंडिया ने खुद परोस कर दिया है ये मैच इंग्लैंड की टीम को, क्योंकि जितने लूप होल्स इंडियन टीम के साइड से इस मैच में आए हैं, मतलब क्या ही कहना। बताता हूँ मैं आपको एक एक करके। पहले मैच की हाईलाइट जान लेते हैं। इंग्लैंड ने पहले टॉस जीता और इस मैच में उन्होंने पहले बैटिंग चूज की और उसके जवाब में उन्होंने 387 रन का एक टारगेट जो कि सेट किया इंडिया की टीम के लिए। और उसमें जो मेन अहम योगदान था उसमें जो रूट जिन्होंने 104 रन अपनी टीम के लिए जोड़े और ये उनकी 37th सेंचुरी थी। और राहुल द्रविड़ को उन्होंने पार किया। राहुल द्रविड़ 36 सेंचुरीज के साथ इनसे पहले ऊपर थे बराबरी में। इन्होंने 37 मार के राहुल द्रविड़ को क्रॉस किया। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका जो साथ निभाया बेन स्टोक्स ने, जिन्होंने 44 रन मारे, और उसके बाद जेमी स्मिथ ने 51 रन मारे। यहाँ तक तो ठीक था। सबसे ज्यादा जो डैमेज हुआ ना इंडिया की टीम को इंग्लैंड की तरफ से, वो दिया बर्डन कार्से ने। उन्होंने पहली इनिंग में 56 रन जोड़ दिए अपनी टीम को। यानी आप सोचें, इंडिया जहाँ पे 300 या 325 के करीब रोक सकती थी इंग्लैंड को, वहां पे उन्होंने बर्डन कार्से से 56 रन खा लिए। और जेमी स्मिथ और बर्डन कार्स के बीच में जो नीचे से 88 रन की पार्टनरशिप, यानी आप सोचो ना। मुझे लग भी नहीं रहा था कि 300 बनेगा। जिस हिसाब से इंडिया ने स्टार्ट किया था, नीतीश कुमार रेड्डी ने अर्ली 2 विकेट दिलवा दिए थे। बहुत धीरे धीरे खेल रही थी इंग्लैंड का। अगर आप स्टार्ट देखोगे बहुत स्लो हुआ था। और नीतीश कुमार रेड्डी ने जैसे विकेट दिलवा दिए थे 2, तो उसके बाद आप देखो इंग्लैंड टीम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई थी। और उस हिसाब से जब ये नीचे से आके जो ब्रेडन कार्स ने अपना टीम के लिए 56 रन जोड़े ना, ये वाकई काबिले तारीफ थी। मतलब बहुत ज्यादा आप देखोगे कि उन्होंने इंडियन टीम ने बहुत ज्यादा लाइटली ले लिया उसे। और उसने एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप नीचे से आके 88 रन्स की जोड़ी, जिसकी वजह से इंग्लैंड 387 रन्स का एक टारगेट सेट कर पाया फर्स्ट इनिंग में। अब आप देखो ना, 387 में से अगर सिर्फ ये 88 हटा दो तो क्या बनता है, 299। तो मतलब ये डिफरेंस आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। और इसका खामियाजा फिर इंडिया की टीम को भुगतना भी पड़ा। उस पर भी मैं बात करता हूँ। और अगर हम इंडिया की बॉलिंग की बात करें, पहली इनिंग में तो जसप्रीत बुमराह ने एक और फाइफर लिया, 15वां फाइफर अपने टेस्ट करियर का। तो उन्होंने भी काफी अच्छी बॉल डाली। खास करके दूसरे दिन पर जब उनको उनकी बॉल काफी अच्छी स्विंग हो रही थी और उन्होंने उस चीज का काफी अच्छा फायदा उठाया। और दूसरे दिन की शुरुआत से ही बुमराह काफी हावी रहे और उन्होंने अपना फाइफर कंप्लीट किया। और उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने 2 विकेट लिया, ऐसे मिल मिला के इंग्लैंड 387 बना पाई। और इसके जवाब में जब इंडिया बैटिंग करने आई तो इंडिया की बैटिंग से भी बहुत जबरदस्त बैटिंग की के राहुल ने, जो कि बहुत अंडररेटेड प्लेयर मैं कहूंगा इंडियन टीम का, जिसकी कभी कोई बात नहीं होती है, जिसका कोई इतना जिक्र नहीं करता। उसने फिर एक दफा अपनी एक क्लास दिखाई। और बाय द वे ये उसकी 6th सेंचुरी थी इन इंग्लैंड। उसने 6 सेंचुरियां इंग्लैंड में लगाई है, मतलब काफी अच्छी चीज है। और ये लॉर्ड्स पे उसकी दूसरी सेंचुरी थी। इसके पहले भी वो एक लॉर्ड्स पे सेंचुरी मार चुका है। तो ऐसा कारनामा करने वाला ये दूसरा इंडियन बैट्समैन है जो लॉर्ड्स पे एक से ज्यादा सेंचुरी मार चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस केएल राहुल को भी। और काफी अच्छी उन्होंने बैटिंग की। हमने देखा कि ऋषभ पंत और केएल राहुल के बीच में एक बहुत क्रूशल पार्टनरशिप लगती है, जिसकी वजह से इंडियन टीम एक स्टेबल पोजीशन में आ जाती है, जिसकी वजह से आपने देखा कि स्कोर एटलीस्ट बराबर हुआ। नहीं तो इंडिया ने, मैं आपको पहले ही बोला ना कि काफी लूप इस मैच में उन्होंने मारे। और एक
सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक भी। केएल राहुल और जो ऋषभ पंत के बीच में जो पार्टनरशिप लग रही थी, ऋषभ पंत ने मेरे ख्याल से 72 रन स्कोर किया, सब कुछ बरोबर चल रहा था। पता नहीं क्या हुआ, डे खत्म होने के पहले, थोड़ा सा पहले, ऋषभ पंत रन आउट हो जाते हैं अपनी ही शॉट पे। बेन स्टोक्स के हाथ में आप शॉट मार रहे हो और आप खुद कॉल कर कर रुक रहे हो, पॉज। उन्होंने एक पॉज लिया, आपने देखा होगा, जिन्होंने मैच देखे उनको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। उन्होंने मारते बराबर ना थोड़ा सा वो रुके, तो जिसकी वजह से बेन स्टोक ने ये चीज नोटिस कर ली थी। तो बेन स्टोक्स ने कीपर एंड पे थ्रो ना करके जिस साइड ऋषभ पंत भाग रहे थे ना, नॉन स्ट्राइकर एंड पे, उन्होंने वहां डायरेक्ट हिट, बहुत अच्छा थ्रो था, डायरेक्ट हिट लगा और ऋषभ पंत की वहीं कहानी खत्म हो गई। मतलब सब कुछ अच्छा चलने के बाद एक अपना विकेट थ्रू कर देना, कोई जरूरत नहीं थी उस एक रन की। अगर आप वो नहीं भी लेते तो क्या ही फर्क पड़ जाता एक रन से, पर नहीं, ये भाई साहब को कुछ ना कुछ करना ही होता है। और इन्होंने एक और चीज की, मतलब इससे बड़ा एक्टर हमारी टीम में मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, ऑब्वियस वहां पे ड्यूक की बॉल यूज होती है, ड्यूक की जो लेदर बॉल है वो यूज होती है। इसको, आप भाई विकेट कीपर हो, आपके हाथ में ग्लव्स है, ऑब्वियस अगर आपका बॉलर जो बुमराह हो या सिराज जो बाउंसर्स डाल रहे हैं, थोड़ा इधर उधर बॉल होता है, स्विंग होती है। इस भाई ने 5-6 बॉल क्या लगातार पकड़ लिया, इसका हाथ, इसकी उंगली पता नहीं क्या हो गई कि फ्रैक्चर हो गई या कुछ, ये गेम से बाहर हो गए। पूरी मैच में इसने कीपिंग नहीं की, स्टार्टिंग में सिर्फ जो 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी की, और इनके रिप्लेस में आए थे ध्रुव जुरेल, जो कि सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन एज अ टीम इंडिया रिप्रेजेंट करने जो गए हैं, तो इनके बदले वो आए थे और पूरी मैच की विकेट कीपिंग उन्होंने की। इसको, एक्टर को हमारे, चौवन्नी छाप, ऋषभ पंत सड़ा, बेकार खिलाड़ी कहूंगा मैं। मुझे लिटरली ये प्लेयर क्यों टीम में है मुझे नहीं समझ में आता है। एक नंबर का एक्टर है, जिस बंदे की हाथ पे, फिंगर पे बॉल लगी है, वो बंदा कीपिंग नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो बंदा बैटिंग कर ले रहा है। मतलब आप देखो, यानी एक लेवल होता है ना, एक फुद्दू बनाने का, क्रिकेट फैंस को, जो क्रिकेट देख रहे हैं उनको फुद्दू बनाने का एक लेवल होता है। ये लोगों ने पूरा ही फुद्दू समझ के रखा है। मतलब आप कीपिंग नहीं कर सकते हो, फील्डिंग नहीं कर सकते हो, हाँ बट बैटिंग कर सकते हो। 20-20, 25-25 ओवर आप बैटिंग कर रहे हो, अपने लिए स्कोर बना रहे हो, अपने माइलस्टोन्स के लिए खेल रहे हो, पर टीम के लिए कुछ नहीं करना है। और उसके बाद एक ऐसे क्रूशियल टाइम पे जहाँ पे रन की जरूरत नहीं थी, वहां आप अपना विकेट थ्रो करके चले जा रहे हो। मतलब क्या ही कहना इस इंसान को। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ऋषभ पंत डिजर्व नहीं करता, उससे अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन बाहर बैठे हैं। और अगर नहीं भी, तो केएल राहुल भी विकेट कीपिंग करना जानते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि परमानेंट आप केएल राहुल को विकेट कीपर बैट्समैन बना दें, और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन जो कि आप टीम इंडिया में टॉप ऑर्डर में या मिडल ऑर्डर में आप अपना एक्स्ट्रा बैट्समैन बिल्ड कर सकते हो, जिससे टीम की पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो सकती है। ये भी आप कर सकते हो, पर नहीं, इसकी पता नहीं क्या परफॉर्मेंस है क्या नहीं, और इसको लेके आ गए, प्लस वाइस कैप्टन लेकर आ गए। ठीक है, इसने परफॉर्म किया है, परफॉर्मेंस के लिए कोई मना ही नहीं है, बट स्टिल ये जो एक्टिंग है ना, ये एक्टिंग है नहीं देखी जाती। यानी आप फील्डिंग नहीं कर सकते हो, कीपिंग नहीं कर सकते हो, पर बैटिंग पूरी कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि 2-4-5 ओवर 10 ओवर, नहीं 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 नहीं, नहीं। 25-30 ओवर बढ़िया क्रीज पे खड़े रहना है, 40 ओवर और बैटिंग करनी है, पार्टनरशिप में लगाना है। टीम इंडिया के हवाले अगर आप देखोगे तो ठीक है, एक ये पार्टनरशिप लगी, बट दिस इज नॉट फेयर। आप अगर खेल रहे हो तो पूरा खेलो, ये बीच में गेम छोड़ के भाग जाना ये डरपोक वाला काम है। और विकेट देकर भी आप वैसे ही डरपोको जैसे भाग गए। और इनके आउट होने के बाद मेरे ख्याल से इन्होंने 74 रन बनाए थे, और इनके आउट होने के बाद फिर आते हैं क्रीज पे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने बहुत अच्छी, भले उनकी बॉलिंग ना चल रही हो, पर जो इन्होंने बैटिंग की है ना, जो टीम को पकड़ के रखा है, मतलब बहुत अच्छा है। इन्होंने नीचे से आके जो दोनों इनिंग में 50 मारी, पहली इनिंग में इन्होंने 72 रन मारे और अपनी टीम को एक अच्छे स्टेबल जगह पे पहुंचाया और स्कोर लेवल कर दिया। ये क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक का 9वीं बार ऐसा हुआ है कि पहली इनिंग में स्कोर लेवल हुआ है। जैसे पहली इनिंग में इंग्लैंड ने भी 387 मारा और
इंडिया ने भी 387 मारा। तो ये जो स्कोर लेवल हुआ है ना आज तक की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में, सिर्फ 9th टाइम ऐसा हुआ है। और इस तरीके से दोनों टीम स्कोर बराबरी पे ही खत्म करती है। और उसके बाद जब दूसरी इनिंग स्टार्ट होती है, मतलब आखिरी डे का कुछ कुछ टाइम बचा था, मतलब 10 या 15 मिनट, तो आए थे इंग्लैंड के खिलाड़ी, उनको खेलने बुलाया था। और वो जो आखिरी ओवर था ना दिन का, तीसरे दिन की मैं बात कर रहा हूँ, आखिरी ओवर, असल जो टेस्ट चालू हुई ना वो वहां से चालू हुई। मतलब आप देखें, सिर्फ एक ओवर हुआ उसमें, पूरे दिन का, उसके पहले के जितने भी 3 दिन मैच चली ना, वो पूरी 3 दिन की मैच एक साइड कर दो, और वो तीसरे दिन का जो आखिरी ओवर जो बुमराह ने डाला ना, जैक क्रॉले को, वो जो क्रॉले को जो ओवर डाला है, मतलब भाई साहब, वहां से असल टेस्ट मैच जो ये लॉर्ड्स का स्टार्ट हुआ ना, वो वहीं से स्टार्ट हुआ है। इसके पहले ये लोग टेस्ट मैच नहीं खेल रहे थे, ये लोग पिकनिक मनाने गए थे ग्राउंड पे बेसिकली। तो जो असल टेस्ट मैच चालू हुआ वो वहीं से चालू हुआ। और आपने देखा कितना थ्रिलिंग था वो, बहुत मजा आया। मतलब टेस्ट मैच ऐसे होने चाहिए कि आप स्लेज कर रहे हो आगे वाले को, आप देखा ना आपने कि क्या हुआ, मतलब एक ओवर था, बुमराह ने ओवर डाली, पहला बॉल डाला, क्रॉले मिस करता है, लीव कर देता है, दूसरा लीव कर देता है। और जब बुमराह तीसरा बॉल डालने गए तो वो बॉल खेलने से पहले ही हट गया और कहा कि वो साइड स्क्रीन किया, जबकि कोई था नहीं वहां, दूर दूर तक पता नहीं इस बंदे को किसकी आत्मा दिख गई थी। तो ये हट गया वहां से और बॉल नहीं खेला। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा था कि इसको टाइम वेस्ट करना है और जल्द से जल्द वो दिन खत्म करना था, इस वजह से वो ऐसा कर रहे थे। और उसके बाद चौथा बॉल जो कि उसने फिर डॉट किया, लीव किया। और पांचवा बॉल फिर जब वापस खेलने गया तो उसके ग्लव्स के आसपास बॉल लगी, और उसने जो एक्टिंग की है भाई, मानना पड़ेगा। मतलब मुझे लग रहा था कि इंडिया में एक्टर्स है नहीं, लेकिन उधर भी एक्टिंग बहुत काफी हद तक भरी पड़ी थी। और उसके बाद क्या हुआ आपने देखा कि शुभमन गिल किस हिसाब से वो जो इम्पैक्ट प्लेयर वाला जो उन्होंने इशारा किया कि कमजोर है, ये जो इशारा था उसका क्लियरली कि गोटों में पानी नहीं है, कमजोर है, इम्पैक्ट प्लेयर मंगाओ। मतलब बहुत मजेदार ओवर था वो। वहां से असल ये टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ। मतलब जितना उन्होंने पंप किया ना इंग्लैंड को, दूसरे दिन वो चीज क्लियरली दिखी जब चौथे दिन पे इंग्लैंड वापस आया बैटिंग करने। और बहुत हेल्दी स्टार्ट हुआ था। मतलब बुमराह की जो बॉलिंग थी, एकदम अचानक से इम्प्रूवमेंट जो उन्होंने लाया, जो बाउंसर्स कंटिन्यू, जो खिलाना जबरदस्ती का, काफी कुछ देखने को मिला। सिराज की जो बॉलिंग थी, जो अग्रेशन था, जो स्लेजिंग थी, काफी मजा आया। ये सब के चलते जो इन्होंने स्टार्टिंग में ही जल्दी अर्ली विकेट ले लिए, कोई भी नहीं चल पाया। अगर आप सेकेंड इनिंग में देखोगे ना, सिवाय जो रूट के और छोटा मोटा इक्का दुक्का जो स्कोर है उनका जो साथ दिया स्टोक्स ने, तो इन लोगों का 30-40 के अलावा एक भी 50 नहीं लगी। मेजर जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। मेजर डिफरेंस है, इन्होंने सेकेंड इनिंग में 192 स्कोर बनाया और 193 का जो है टारगेट दिया इंडिया को। और इस 192 में ना, सिर्फ मैं कहूंगा जो रूट और बेन स्टोक जिनका थोड़ा बहुत स्कोर था, और इसके अलावा जो इंडिया ने एक्स्ट्रास दिए ना, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, इंडिया ने पहली और दूसरी इनिंग में मिला के 63 रन एक्स्ट्रास के दिए। मतलब क्या कहना। और इंग्लैंड ने दोनों इनिंग के मिला के 30 एक्स्ट्रास दिए। यानी आप सोचो, कहाँ 63 कहाँ 30। तो मेजर जो फैक्टर था ना, वो यहीं से पैदा होता है कि 192 में से आपने 32 एक्स्ट्रास दे दिए, तो आपने तो रोक लिया था ना बेसिकली 160 पे टीम इंग्लैंड को। पर ये जो एक्स्ट्रा जो 22, आप यकीन करो 32 में से 25 रन जो है 22 के। मतलब जो ध्रुव जुरेल ऋषभ पंत की जगह कीपिंग करने आए थे ना, बहुत हाइप बनाई मैच के बाद। ये भी इस पे ही बात करता हूँ, उसने इतने बॉल छोड़े हैं 22 की, बॉलर बॉल डाल रहा है और उसको बॉल कलेक्ट ही नहीं हो रहा है, और वो चौके जा रहे हैं, वो सिंगल डबल होते जा रहे हैं। मतलब इतना इन लोगों ने लाइट लेके रखा था, लग ही नहीं रहा था ये
समझ में ही नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं। आप खुद सोचो, 192 में से 32 हटा दो तो 160 होता है। अगर आप 5 7 10 भी देते हो एक्स्ट्रा तो भी 170, और आप 22 रन से आ रहे हो। अगर आप यही नहीं देते 32 रन, तो आपके हाथ में ही था ना मैच। पर लापरवाही, इनके अंदर इतनी ज्यादा लापरवाही है कि क्या कहेंगे। और बहुत पुअर फील्डिंग, बहुत ज्यादा इजी होके खेलना। 192 का जब इनको टारगेट दिया इंग्लैंड ने, तो ये जब बैटिंग करने आए चौथे दिन के एंड में, ये लोग बैटिंग करने आए और इन्होंने इतनी घटिया बैटिंग की। मतलब आपने देखा जो यशस्वी जायसवाल, भाई इसका तो मेरे को समझ में नहीं आता है। ठीक है, खेलता है अच्छा, बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन क्यों आप उल्टी सीधी बॉलों को खेलते हो? मतलब बॉल जा रही है तो आप जाने दो, लीव कर सकते हो। जरूरी है हर बॉल पे चौका या छक्का मारना और उसको जाके छेड़ना? पर नहीं, मैं बोला ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। विकेट देके चलेगा। करुण नायर, उसने भी अपना विकेट थ्रू किया। कोई बनती ही नहीं थी, कोई वजह ही नहीं थी कि वो बॉल को छेड़े, लेकिन चले गया भाई वो बॉल पे, वो भी आउट। उसके बाद हमारे साहिबजादे शुभमन गिल, शुभमन गिल को तो दोनों दोनों इनिंग में जो इंग्लैंड ने एकदम प्रॉपर माइंडसेट के साथ तो इसको फंसा के आउट किया ना। शुभमन गिल का आप देखो, पहले जो 4 इनिंग थी ना, पहले की 2 टेस्ट मैच की जो 4 इनिंग थी, जिसमें इसने करीब करीब 600 रन बनाए। मतलब 583 या 587 टोटल इसका 4 इनिंग का स्कोर था। और ये वाली टेस्ट मैच में देखो, कुछ भी स्कोर नहीं किया इसने। मतलब आप, पता है मेजर फैक्टर क्या था? पहले की जो 4 इनिंग थी, जो 2 टेस्ट मैच थी, ये क्रीज के बहुत बाहर होके खड़ा था। बॉल डालने के पहले ही 1 1.5 कदम वो क्रीज के बाहर खड़ा था, और उसके बाद वो बॉलर्स को और आगे बढ़ के खेल रहा था। तो वो जो स्विंग होती है ना, जो बॉल कटता है, उसको उतना टाइम नहीं मिल रहा था। ये बॉल के ऊपर चढ़ के खेल रहा था, और ये चीज इंग्लैंड ने देख ली। इसकी जो 4 इनिंग में ये चीज इंग्लैंड ने नोटिस कर ली, और वहीं पे इसको पकड़ा। लॉर्ड्स की पहली इनिंग में आपने देखा क्रिस वोक्स ने क्या किया। जेमी स्मिथ को आगे लेकर आया, विकेट के एकदम पास करीब, जैसे स्पिनर के इसमें विकेट कीपर खड़ा रहता है एकदम स्टंप से चिपक के, वैसा खड़े किया। उससे क्या हुआ, ये पूरा क्रिस में आ गया। शुभमन गिल की बात कर रहा हूँ, ये पूरा क्रिस के अंदर आ गया। बॉल की स्विंग को पकड़ काट नहीं पा रहा था, मार नहीं पा रहा था। खड़े खड़े खेलने चले गया, हल्की सी एज लगी, स्मिथ ने कैच पकड़ लिया। पहली इनिंग में ऐसा, और दूसरी इनिंग में भी वही। बर्डन कारसे ने हालांकि विकेट उन्होंने लिया, बार्डन कारसे ने सेकेंड इनिंग में, पर हालांकि अगर आप देखो तो उसने स्मिथ को आगे नहीं लाया था। पर ये भाई का माइंडसेट ऐसा हो गया था, ये वापस अपनी जो पुरानी गेम है ना उसमें चले गया। ये क्रीज से बाहर नहीं खड़ा था, फिर नॉर्मल क्रीज के पास ही खड़ा था और आगे भी नहीं बढ़ रहा था। इसके वापस पैर जाम हो गए, और इसकी जो बैटिंग में जो पहले लूप था ना, जो अंदर आती है, जो इन स्विंग गेम्स पे बॉल्स पे ये जो आउट होता था, सेम डिक्टो कॉपी जो ये अपनी दूसरी इनिंग में आउट हुआ है ना लॉर्ड्स की। आप देखो, शुभमन गिल की सबसे बड़ी कमजोरी वही बॉल है, और वही बॉल पे वो वापस एक बार आउट हुआ, और जिसकी वजह से इसको भी बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और बनता भी है। अगर भैया आप अच्छा खेल रहे हो, आगे बढ़ के आगे खड़े रह के खेल रहे हो, तो कोई तुक्की नहीं बनती है कि आप अंदर खड़े हो। जबकि पहली इनिंग में तो फिर भी समझ में आता, दूसरी इनिंग में तो कीपर भी पीछे था, तो आप अपना नेचुरल गेम खेल सकते थे ना आगे बढ़ के। लेकिन नहीं, ये बंदे ने फिर से वही अपना लूप किया, और अपना विकेट जबरदस्ती थ्रू करके चले गया। जबकि आपको पता है कि 5वें दिन, जो आखिरी दिन रहेगा टेस्ट मैच का, उसमें गेम बहुत फंसने वाली है, हार्ड होने वाली है, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं थी, और कुछ नहीं हुआ, अपना विकेट देके चले गया। नाइट वॉचमैन के जगह पे आए थे अपना आकाशदीप, उन्होंने भी कुछ किया नहीं, उनका विकेट भी बेन स्टोक्स ने उनको बोल्ड करके टाटा बाय बाय कर दिया, और चौथे दिन का खेल खत्म हो गया। 58 पे 4 थे जब चौथे दिन का खेल खत्म हुआ, और 193 का टारगेट था। अब सबसे मजेदार बात जो चालू होती है ना 5वें दिन पे, 5वें दिन पे ऋषभ पंत और केएल राहुल जो कि क्रीज पे आते हैं। ऋषभ पंत आकाशदीप के आउट होने के बाद
ऋषभ पंत आते हैं 5वें दिन की ओपनिंग में केएल राहुल का साथ देने। और ऋषभ पंत भाई वही अपनी जो बैटिंग करता है, मतलब टेस्ट मैच को T20 समझना, समझ में ही नहीं आता है मेरे को इसका क्या करना चाहिए। और टीम में तो इसकी जगह ही नहीं बनती है, मुझे तो पर्सनली लगता ही नहीं है कि इसकी टेस्ट मैच में कहीं पे भी जगह बनती है, क्योंकि ये टेस्ट का खिलाड़ी नहीं है। सो के आड़े तेड़े शॉट्स मारना कोई तुम्हारा कुछ नहीं है, बस मारना है, तो ऐसी बैटिंग नहीं होती है टेस्ट मैच में। टेस्ट मैच में आपको चाहिए तकनीक, और ये तकनीक नहीं है। तो जिस हिसाब से इसने स्टार्ट किया, पहले आर्चर को इन्होंने 2 चौके मारे, एक पहले पीछे मारा, लेग साइड डाउन द लेग वाला बॉल था, उसने से बैट दिखाया, पीछे चौका। उसके बाद आर्चर के नेक्स्ट ओवर में जब आर्चर वापस आया, उसको वही अपनी जो होशियारी दिखाता है, ये शॉट मार के एक हाथ से बैट जो घुमाता है। एक और चौका ऐसा मारा स्ट्रेट में उसने आर्चर को, आर्चर ने पकड़ लिया भाई इसको। 2 चौके खाने के बाद आर्चर ने इसको सीधा पकड़ लिया। 9 रन बनाए पंत ने, और उसके बाद जो आर्चर ने इसको बॉल डाली है ना राउंड द विकेट आके, प्रॉपर जो बोलते हैं ना एक सीमर की जो बॉल आती है, इन स्विंग वाला जो बॉल रहता है कि आपका बैट और स्टंप इसके बीच में ना हल्का सा आधा पौने इंच का सिर्फ स्टंप दिखता है, बस बॉलर को वो उतना ही कवर करने के लिए जो स्विंग चाहिए रहता है ना, आर्चर ने वो स्विंग डाला। एकदम प्रॉपर ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल, हल्का सा स्विंग हुआ, इस भाई से मिस हुई है और ये उसका ऑफ स्टंप लेके चला गया। और वहां से हो गई है इनकी शुरुआत। जो इन्होंने तीसरे दिन के एंड पे इंग्लैंड के ऊपर चढ़े थे ना ये लोग, और उसके बाद जो पूरी इनिंग में इंग्लैंड के ऊपर ये लोग जो चढ़ रहे थे, जो सिरा स्लैश कर रहा था, यहाँ से वो चालू हो जाता है। फिर उसके बाद जो इन्होंने कम बैक किया है, मतलब इंग्लैंड वालों ने जो इंडिया को आधा तो स्लैच कर करके मार दिया। आपकी सोच है भाई साहब, यानी मतलब बहुत तगड़ी स्लेजिंग। और जिस हिसाब से ये लोग चढ़ गए थे ना उसके बाद, हर विकेट के बाद, और जिस हिसाब से ये लोग हर थोड़ी देर के बाद जो कारसे ने की, क्रॉले ने की, आपने देखा सबने लगभग, बेन स्टोक ने बहुत स्लेजिंग की, आर्चर ने की, तो ये पूरे टीम वाले ना इन्होंने बैकफायर किया। और वहीं पे इंडिया जिस हिसाब से खेलना और प्रेशर में आ गया था 5वें दिन पे, पंत आउट हो जाता है, उसके बाद जडेजा आते हैं, जडेजा एक हैंड से खड़े रहते हैं और दूसरे हैंड से लगातार विकेटें गिरती रहती है, गिरती रहती है। राहुल आउट हो जाते हैं, वॉशिंगटन आउट हो जाते हैं, नीतीश आउट हो जाते हैं, लगातार विकेट हो जाती है। आखिरी में थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप बनती है। बुमराह काफी अच्छा खेल रहा था, लेकिन वही बुमराह खुद भाई वो बॉलर है, खुद वो बैट्समैन को सेट करता है। मतलब उसका ना क्लियरली दिखा कि बर्डन कार्सन ने ना उसका पेशेंस का जो है टेस्ट लिया। मतलब कंटिन्यू आप उसको बाउंसर मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, और बुमराह को पता है कि ये मुझे टेस्ट कर रहा है, मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। टेस्ट मैच होता ही पेशेंस का है भाई, इसीलिए तो उसको टेस्ट मैच बोलते हैं ना। आपका टेम्परामेंट, आपका पेशेंस, यही तो बॉलर आपका चेक करते हैं ना कि आपके अंदर कितना है। और बर्डन कार्सन ने वही किया, आपको बाउंसर मारे गया, मारे गया, मारे गया, मारे गया, आखिर बुमराह ने उसको पुल शॉट मार दी और हवा में चढ़ा दी। कोई जरूरत ही नहीं थी भाई, तू बॉल छोड़ देना, लेकिन तू उसको मारने चला जा रहा है, कोई जरूरत ही नहीं थी। और यहीं से बस मैच फंस गया। और फिर आपने देखा आखिरी में सिराज ने भी थोड़ा कोशिश की, बट बाशिर उनको आखिरी में बोल्ड करके 22 रन से ये मैच जो है इंग्लैंड जीतती है, 170 पे ऑल आउट हो गई। और सिर्फ इंडिया अपनी गलतियों की वजह से ऑल आउट हुई है। इसमें मैं कहूंगा कि किसी का कोई दोष नहीं है, सिर्फ इंडियन प्लेयर्स का दोष है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी फालतू जो गेम है, जो बीच बीच में जो इन्होंने लूप होल्स किए, फालतू के डिसीजंस लिए, और एक घटिया सी बैटिंग दिखाई, जहाँ पे जो चीज की जरूरत नहीं थी वो की। और फील्डिंग में इनके जो इतने सारे मिस थे, आप खुद सोचो, मतलब 36 रन पूरे मैच में इन्होंने 63 में से 36 रन 22 के दिए। यानी कौन देता है भाई 36 रन, कौन देता है एक ही मैच में? आप 36 रन से 22 के दे रहे हो, यही मेजर फर्क रहता है ना। तो मैं तो कहूँगा कलेक्टिव फेलियर है ये पूरी टीम का इसमें हाथ है, और आप किसी एक के ऊपर ये चीज नहीं डाल सकते।
क्योंकि जिस हिसाब से इन लोगों ने खेला है ना, डिजर्व करते ही नहीं थे ये जीतना। ठीक है, आपने मैच क्लोज लाया, पर मुझे कहीं पे भी नहीं लगता है कि डिजर्व करते थे। और मुझे तो लगता है कि मैच इंग्लैंड वाले जबरदस्ती थोड़ा लंबी लेकर गए, क्योंकि ये चाहते तो 5वें दिन के सुबह कोई 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे में मैच खत्म कर सकते थे। लेकिन जिन्होंने लॉर्ड्स के 5वें दिन की जो इतनी महंगी महंगी टिकट्स ली थी ना भाई, तो उनको रिफंड करना पड़ जाता था। इस वजह से मुझे पर्सनली लगता है कि इन लोगों ने मैच लंबा खींचा, नहीं तो ये मैच तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था। जिस हिसाब से इन लोगों ने चौथा दिन खत्म किया था ना, और इंडिया के बैट्समैन जितने डरे हुए थे, 5वें दिन तो ये कहीं पे भी डिजर्व नहीं कर रहे थे। ये सिर्फ फैंस की वजह से, जो क्रिकेट मैदान के अंदर मौजूद थे ना, उनकी वजह से ये मैच सेकेंड और थर्ड सेशन तक के गया। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि पहला सेशन भी इंडिया वाले पूरा खेल पाते थे जिस हिसाब से ये लोग खेल रहे थे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इंग्लैंड, काफ़ी अच्छा खेले और डिजर्व करते हैं जीतना। और आई होप कि इंडिया के जो बॉयज़ है नेक्स्ट मैच में थोड़ा सा और अच्छा प्रेफर होकर है। और ये थोड़ी एक्टिंग वैक्टिंग जो ग्राउंड के अंदर जो आप लोग करते हो ना, 2-3 बॉल लग रहे हैं आपको, तो आप मैदान छोड़ के भाग जा रहे हो, तो इससे बेटर होगा कि आप रेस्ट ले लो, आप ड्रॉप हो जाओ और अपनी जगह पे किसी दूसरे प्लेयर को इन करो। कोई मतलब नहीं बनता है। और सेम यही चीज मैं बुमराह के लिए भी कहूंगा कि एक मैच खेलना है, एक मैच नहीं खेलना है, एक मैच खेलना है, इससे अच्छा भाई तू मत खेल। वैसे भी तू 2 मैच खेला है, दोनों मैच इंडिया हारी है। जो मैच तू नहीं खेला था वो मैच इंडिया जीती है। और अगर आप बुमराह के स्टेट्स भी देखोगे ना, तो 70% जब भी वो खेला है ना, 70% टाइम इंडिया हारी है। तो है एक टाइप से पनौती टेस्ट मैच में इंडियन टीम के लिए। बस नाम है बुमराह, ठीक है, बॉलिंग करता है, एक प्लेयर आपको लेकिन जीता नहीं सकता। और इसने जितनी मैचें खेला है लगभग मैचेस हारी ही है इंडिया। तो आई होप अगली 2 मैचें में भी इसको, दोनों को, ऋषभ पंत और बुमराह को ड्रॉप करें और कोई दूसरे प्लेयर्स को चांस दे। अर्शदीप सिंह भी आप लेकर गए हो, बुमराह की जगह उसको चांस दे सकते हो। तो देखते हैं क्या होता है। अगला मैच ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर से है, जो कि 23 जुलाई से शायद खेला जाएगा। तो उस मैच से रिलेटेड जो भी रहेगा उसका मैं मैच प्रीव्यू बना के एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं या मेरी किसी बात से डिसएग्री हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप बता सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो भी मेरा भाई इस चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।